हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका लेक्चर नंबर आ गया है 13। तो आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस हमें जानना है। तो ये इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगी लेक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन से एंजाइम का कहाँ पे काम होता है, क्या काम होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो एक बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसका प्रोसेस हमें जानना है। अब डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग आपको पता होगा क्योंकि हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ चुके हैं। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, डीएनए से डीएनए का बनना, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। एंड इसमें जो एक मेन एंजाइम है जिसको आपको याद रखना ही रखना है, वो कौन सा है? इसमें मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम होता है। इसका दूसरा नाम क्या है? डीएनए डिपेंडेंट, क्या बोल सकते हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड किसका पॉलीमरेज हो रहा है? डीएनए का। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये एंजाइम मेन एंजाइम है। और भी एंजाइम है जिनको आपको याद करना है एंड आपको याद यहीं पे हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या होता है, पहले हमें देखना है जैसे प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन जैसे ये सेल होती है, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में, तो वहां पे इसमें साइटोप्लाज्म में ही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? इन प्रोकैरियोटिक सेल इनमें होगा साइटोप्लाज्म में। आप सभी जानते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड एक रीजन होता है, वहीं पे न्यूक्लियस होता है, सॉरी वहीं पे डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से इसका ये जैसे डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा? इसी साइटोप्लाज्म में होगा। ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ओके, ये है प्रोकैरियोट्स में। फॉर एग्जाम्पल नाम याद हो जाना चाहिए प्रोकैरियोटिक सेल का, ई कोलाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो आप सबको पता है जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस है कुछ इस तरीके से, एंड इसी न्यूक्लियस में क्या होता है? हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, इसी न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट होता है। कुछ इस तरीके से ये हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो आपको इतना पता चल गया होगा ये डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। ओके, तो रेप्लिकेशन भी कहाँ पे होगी? न्यूक्लियस में। तो हम लिख सकते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किस में होती है? न्यूक्लियस में। ओके, जो हमारा न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ही क्या होती है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। इतना समझ में आ गया। अब देखो कौन सी फेज में होती है, जैसे हमने सेल साइकिल पढ़ी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रिलेट करके पढ़ना है।
जो सेल साइकिल होती है उसमें जो सिंथेसिस जो फेज होती है, एस फेज, उसी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए से सिंथेसिस का मतलब क्या, आप समझ पा रहे हैं? सिंथेसिस का मतलब है कुछ बनना। तो डीएनए का फॉर्मेशन किस में होता है? एस फेज में। ठीक है, इन एस फेज। ओके, ठीक है, हमें पता चल गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज में होता है। एंड कहां पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब देखो, ये जो डीएनए है, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एक सेल में एक ये डीएनए प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। अब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, हम लोग बात करते रहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो अब जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो क्या सारे के सारे क्रोमोसोम इसी से बन जाएंगे? एक क्वेश्चन आता है, क्या सारे क्रोमोसोम इसी डीएनए से बनते हैं? तो यस, सारे के सारे जो क्रोमोसोम हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ इसी डीएनए से बन जाते हैं। जिसमें क्या होता है? 23 पेयर में 23 पेयर्स होते हैं, मींस 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। ओके, तो क्या है? क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि 46 अगर क्रोमोसोम हैं तो इसमें से 22 क्या होते हैं? ऑटोसोम प्लस XX या फिर प्लस XY क्या होते हैं? ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम, आप सबको पता है, ये ऑटोसोम्स होते हैं। तो ये सारे के सारे इसी से बनते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डीएनए है, इसी से सारे के सारे बन जाते हैं। कौन से फेज में बनते हैं? आपको पता है, जब मेटाफेज होती है, उस टाइम जब हमने पढ़ा था कि मेटाफेजिक जो डीएनए होता है वो बिल्कुल कंडेंस होता है। किसके फॉर्म में होता है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है। तो आप सबको पता है कि जैसे जैसे सेल साइकिल चलता रहता है, एस फेज में क्या हो जाता है? सिंथेसिस होता है। किसका? रेप्लिकेशन होता है। मतलब ये जो एक डीएनए है, इससे 2 डॉटर डीएनए बन जाएंगे। ओके, ऐसे होता है। अब जब सिंथेसिस फेज में ये हो गया, मतलब डीएनए फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है, तो जो मेटाफेजिक स्टेज आएगी, मेटाफेज का मतलब समझ रहे हैं, जिस टाइम में जो हमारा डीएनए जब हम पैकेजिंग करते हैं तो हमने देखा था ना कि कंडेंस हो जाता है, तो ये क्या बना लेता है? ये पूरा टुकड़ा 2.2 मीटर का जो डीएनए है हमारा, ये क्या बना लेता है? क्रोमोसोम्स बना लेता है। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है इतना? ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट में, आपकी उसमें बुक में दिया हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें किस तरीके से होता है कि इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है। कितने बेस पेयर होते हैं इसमें? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई में। तो ये क्या करता है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड क्या होता है? इसमें जोड़ देता है। कौन जोड़ता है? इसमें एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है? तो एंजाइम का नाम लिख लीजिए। एंजाइम है, एंजाइम जो ये काम कर रहा है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। सेम एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज ये काम कर रहा है। एंड इसमें भी क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज ये काम करता है। क्या काम करता है? कि न्यूक्लियोटाइड्स को लेके आता है एंड उनको जोड़ता चला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन बनाना ही तो डीएनए होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होगी, डीऑक्सीराइबोज होनी है क्योंकि डीएनए है, वो अगर होगी तो कौन सा क्या बनेगा? डीएनए का फॉर्मेशन होगा। अगर राइबोज होती है तो क्या बनता है? आरएनए फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी बार आप लोग बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते, तो आप प्लीज लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। आई होप ने ले लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है एक्चुअल में क्या है। प्रोसेस हम देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या आएगा? देखो, आप ना एक रस्सी को इमेज कीजिए। जैसे ये हमारा डीएनए है, ये कोई रस्सी है। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें क्या होने वाला है? पहला स्टेप होगा कि इसका ये ओपन होगी। ठीक है, ये क्या होगी? हम अगर डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो क्या होगा? इसको ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा।
अब जहां से हम खोलेंगे वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कहां से खोलना है, कौन सा पार्ट। क्या सारा का सारा डीएनए एक ही बार में खुल जाता है? 2.2 मीटर का हमारा डीएनए होता है, क्या सारा डीएनए एक ही बार में खुल जाता है? अगर पूरा डीएनए एक ही बार में खुल जाएगा तो वो उलझ जाएगा, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है एंड डीएनए बहुत बड़ा है, तो वो बहुत अच्छे से पैक्ड होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जहां पे डीएनए पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले स्टार्ट हो जाएगा उस जगह पे डीएनए। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो कि जहां पे जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो बाद में स्टार्ट होता है। तो अब हमें जानना ये है कि वो कौन से पार्ट है जहां पे डीएनए पहले स्टार्ट होता है, वो पहले खुलता है एंड पहले उसकी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे ये हमारा इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, जब हमने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा था तो हमने देखा था कि कोई ऐसी जगह होती है डीएनए में जो कि बहुत ज्यादा कंडेंसली रैप्ड होती है। ठीक है, बहुत ही कंडेंसली पैक्ड जगह है, और कुछ क्या है, थोड़ी सी खुला हुआ सा एरिया है। तो जो खुला हुआ एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन। एंड जो बहुत ही कंडेंस होता है, मतलब जो अच्छे से पैक्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। अब सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उस जगह से जो कि लूजली पैक्ड है, सिंपल है। ठीक है, यूक्रोमेटिन जहां पे प्रेजेंट होगा तो पहले वहीं से स्टार्ट हो जाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन होना। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन किन में पहले होता है? जो यूक्रोमेटिन होता है। अब ये कोई अलग से हिस्सा नहीं है, हमारा पूरा डीएनए है। ठीक है, 2.2 मीटर का डीएनए है, कंप्लीट डीएनए है। तो इसमें ही कुछ ऐसे पार्ट मिलेंगे जो कि लूजली अरेंज्ड होंगे, कुछ ऐसे पार्ट मिलेंगे डीएनए के जो कि बहुत अच्छे से क्लोजली पैक्ड होंगे। तो जो लूजली पैक्ड हैं उनमें मैंने बोला पहले डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड ये जो जगह है ये भी एक स्पेसिफिक होती है। जैसे कोई डीएनए है, ये डीएनए है, तो इसके ऊपर ये जो जगह है कि इतनी दूरी तक क्या है, क्रोमेटिन है, इसकी पहले मतलब रेप्लिकेशन होगी, उसके बाद इसकी होगी। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक जगह होती है, डीएनए के ऊपर कुछ सेगमेंट्स होते हैं। तो वो जो सेगमेंट्स हैं वो पहले डीएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। तो उन सेगमेंट्स का नाम क्या है? तो देखिए, जैसे इतनी जगह है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? यूक्रोमेटिन होता है। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक मार्क्ड होते हैं, मतलब फिजिकली मार्क नहीं होते कि डीएनए के ऊपर इस तरीके स्ट्रक्चर में ही मार्क करते कि इतने से इतने डीएनए में पहले रेप्लिकेशन होगा, इतने से इतने डीएनए में पहले रेप्लिकेशन होगा। नहीं, फिजिकली कोई मार्क नहीं होता। अब देखिए, जो डीएनए है इसके ऊपर भी स्पेसिफिक जगह होती है, या फिर हम बोल सकते हैं सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं जिनमें एक प्रॉपर तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जैसे कंप्लीट हमारा डीएनए है तो इसके ऊपर कुछ ऐसे डिवाइडेशन होती है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये कोई सेगमेंट है, यहां से यहां तक पहले इसमें पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर कोई सेगमेंट है यहां से यहां तक, ओके, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इस तरीके से ये सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये कोई इनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर में कोई मार्क नहीं है कि इतने से इतने दूर की जो स्ट्रक्चर होगी वो पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन करेगी। इस तरीके से कुछ नहीं होता है, बस उनका फंक्शन होता है कि फंक्शनली वो क्या करती हैं, इतना पार्ट जैसे पहले उसने रेप्लिकेट कर लिया या फिर इस पार्ट ने पहले रेप्लिकेट कर लिया। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे हम? यूक्रोमेटिन को, वो पार्ट्स तो करेंगे ही सबसे पहले, ठीक है। एंड जो कंप्लीट डीएनए को हम देखते हैं तो उसमें कंप्लीट डीएनए में कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो कि रेप्लिकेट करते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो पूरा डीएनए एक बार में रेप्लिकेशन नहीं होता है उसका, कि ये पूरा डीएनए है एंड हमने इसको पूरी तरीके से खोल दिया एंड अब इसका हम क्या बना ले? कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना ले। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री बन गया इसका एंड ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा थोड़ा खुलेगा एंड उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका?
तो ये जो स्पेसिफिक हम बोल रहे सेगमेंट्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं रेप्लिकोन, जिसका एक बार में रेप्लिकेशन हो जाता है। जिस पार्ट का, जिस सेगमेंट का रेप्लिकेशन एक बार में हो जाता है, वो पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है अपने आप को, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? रेप्लिकोन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकोन। ये क्या करते हैं रेप्लिकोन? ये बहुत सारे रेप्लिकोन हो गए, तो इनमें से कभी तो किसी का रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए में, एंड किसी का कभी किसी टाइम पे रेप्लिकेशन हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इनमें सब में ही साथ हो। ओके, तो इस तरीके से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो अब हम देखते हैं मेन प्रोसेस क्या है। तो चलिए देखते हैं, ये भी बना लेती हूँ। पहले क्या होगा कि इसमें से मान लीजिए ये डीएनए का कोई पार्ट है, ये एक यूनिट है, ये समझ सकते हैं पूरी एक यूनिट होती है रेप्लिकोन। जैसे मैंने इसको यहाँ से उठा लिया, तो हम इसको देखते हैं। किसी को भी आप पहले ले सकते हैं, या तो इसको किसी में भी पहले रेप्लिकेशन हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? 3 पार्ट से मिलकर रेप्लिकोन बना है, जो कि क्या है? फंक्शनली रेप्लिकोन क्या है? ये एक स्पेसिफिक यूनिट है, हम बोल सकते हैं, या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जो कि रेप्लिकेशन करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। तो अब देखो, इसमें 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो जो पहला पार्ट होगा, ये जो पार्ट है, ओके, ये पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं टर्मिनस। इसी तरीके से ये जो पार्ट है, इसको भी हम बोल रहे हैं टर्मिनस। जहां से डीएनए ओपन होता है, पहली बार जहां से डीएनए खुलना स्टार्ट करता है, उस जगह को हम बोलते हैं ओरिजिन। समझ में आ गया? ओरिजिन किसको बोलते हैं? जहां से डीएनए का ओपनिंग स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। एंड उनके जो एंड हैं, ये जो रेप्लिकोन है, इसका एंड जहां पे होता है दोनों साइड में, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनस। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो ये किस तरीके से खुलेगा, ये मैं पहले इसको सीधा कर देती हूं, ठीक है, या फिर इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे किसी रस्सी को हमने बीच में से पकड़ के खोल दिया हो, इस तरीके से। तो ये इसका हो जाएगा ओरिजिन, ओरिजिन, एंड ये क्या हो जाएंगे? टर्मिनस, राइट, टर्मिनस। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? दोनों साइड खुलता हुआ चला जाएगा। ओके, इस साइड में भी खुलेगा एंड इस साइड में भी खुलता हुआ चला जाएगा। तो एक जो डीएनए रेप्लिकोन है, वो 3 से इसके जो पार्ट्स हैं उनसे मिलकर बना है, टर्मिनस एंड ओरिजिन। 2 टर्मिनस होते हैं, एक ओरिजिन होता है, इससे मिलकर ये बनता है। ये फंक्शनल यूनिट है डीएनए की, जो कि रेप्लिकेशन करती है। ओके, अब हम क्या देखते हैं, जैसे आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से बनाया गया है। तो वो क्या है जिसको हमने बोला है, जब ये यहां से इस तरीके से खुलता है, तो इसको हम इसको क्या बोल रहे हैं? रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये क्या बना दिया? देखिए, इस तरीके से हमने खोला, तो ये कैसे क्या बना, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बबल। बबल के जैसा बन गया। ओके, अब हमें जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वो ये रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन फोर्क ये दिया हुआ है। तो जब हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ एक हाफ जो है इसका पार्ट, उसी का रेप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट का नहीं पढ़ते। आपके सिलेबस में भी सिर्फ एक में ही हम पढ़ लेंगे तो दोनों का हमें पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में ही रेप्लिकेशन हो रहा है, इस साइड में भी एंड इस साइड में भी। तो एक जो हाफ है वो आपका दिखाया गया है, जिसको हमने क्या बोला है? रेप्लिकेशन फोर्क। और कहां से? ये जो ओरिजिन है, जहां से ओपनिंग स्टार्ट है, वहां से जो हाफ हिस्सा है उसको बोला गया है रेप्लिकेशन फोर्क, क्योंकि जब हम इस बबल को जब काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा? फोर्क बन जाएगा। तो इसी को बोला है रेप्लिकेशन फोर्क। ओके, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेंगे। अब जहां से हमने इसको काटा, तो यहाँ पे अगर इसमें 5' है, इसमें 5' है, तो आप समझ सकते हैं ये 5' है, तो इसका एंड 3' होगा। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? 3', तो ये 5' हो जाएगा। एंड सेम इसी तरीके से हम इधर भी लिख सकते हैं, ये अगर 5' है तो ये क्या होगा? 3' होगा। ओके, ये 5' हो जाएगा। एंड इससे, क्योंकि एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ये तो आपको पता ही है।
अब ये 5' एंड 3'। तो इस तरीके से होता है। हम दोनों में ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पढ़ना है तो चलिए देखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं इसको खोला कैसे जाएगा, वो भी समझेंगे कि डीएनए को किस तरीके से ओपन किया जाता है, उसके लिए क्या जरूरी है। पहला जैसे हमने क्या लिया, ये रेप्लिकोन ले लिया है। अच्छे से समझिएगा, सबको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने रेप्लिकोन ले लिया, ठीक है। ये इसका टर्मिनस, टी से लिख रही हूं टर्मिनस, एंड बीच में है ओरिजिन, ओ से लिख देती हूं। अब देखिए ओरिजिन क्यों होती है बीच में, इधर उधर भी तो हो सकती है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों होती है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा डीएनए है, ठीक है, जो हमारा डीएनए है जहां पे एटी ये वाले ज्यादा होते हैं, मतलब एडेनिन एंड थायमिन जहां पे ज्यादा होंगे, इनकी बेस पेयरिंग जहां पे ज्यादा होगी, एटी टी ए, इस तरीके से ये अगर जहां पे ज्यादा होंगे ये वाली बेस पेयरिंग, अगर ये ज्यादा है, आप समझिए, इस तरीके से अगर ज्यादा किसी भी रीजन में प्रेजेंट है तो वहां से खोलना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 3 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, मतलब 3H बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो किसको तोड़ना आसान है? आप सिंपली समझ सकते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड है उनको तोड़ना आसान है, इन कंपैरिजन टू जिसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो ये वाली अगर कहीं भी दिखता है एटी रिच जो एरिया हमें दिखाई देगा, मतलब जहां पे एटी टी एटी, मतलब इस तरीके की जो होगी जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, तो उस वाले एरिया के ऊपर ही अटैक करते हैं और उसको ही हम खोलना शुरू करते हैं। अब खोलेगा कौन? तो खोलने के लिए एक एंजाइम है, नाम याद रखना है, ओरिजिन से खुलेगा, ठीक है। ओपन कहां से होता है? ओपन at origin because AT base pairing is more, ठीक है, क्योंकि इस एरिया में जो A एंड T की जो बेस पेयरिंग है वो ज्यादा होती है। सो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एक एटी में, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, सो इजी टू ब्रेक, तो इजीली ये ब्रेक हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको खोलना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको खोलना शुरू कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये खुल गया है। इसको खोलने के लिए एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम होगा इसके लिए ओपनिंग के लिए हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा? हेलिकेज का क्या काम होगा? हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जैसे यहां पे ए टी इस तरीके से प्रेजेंट हैं, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री इस स्ट्रैंड में प्रेजेंट होंगे, टी इस तरीके से। ये इन सबके बीच में क्या है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनके बीच में होते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, दोनों को मिला देंगे तो बेस पेयर बोलेंगे। इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये तोड़ने का काम करता है हेलिकेज, ठीक है। क्या करता है? ब्रेक करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको खोलता है। तो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा? ये तोड़ देगा। तो ये जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा, ठीक है। कौन करता है ओपनिंग का काम? हेलिकेज करता है। नाम याद रखिए कि 2 हेलिकल्स हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देगा ये, ठीक है, सेपरेट कर देगा तभी तो ओपनिंग होगी इसकी। तो जब ये दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से पकड़ के बैठे हैं ए एंड टी, उनको क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? एक इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ओपनिंग हो जाएगी। अब क्या होगा? अब ये ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, कहां से? एट ओरिजिन। ओरिजिन से इसको खोल दिया,
अब ये क्या करेगा, एंड देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे भी आपको समझना है, आपको आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में पूरा का पूरा इसका प्रोसेस अच्छे से नहीं दिया गया है। तो उस चीज को समझने के लिए आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, इसलिए ये लेक्चर हो सकता है बहुत लॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो अच्छे से देखिए। अब देखिए हमें क्या देखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये हाइड्रोजन को ब्रेक करता है तो उसको भी एनर्जी की जरूरत तो होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, इसके पास एनर्जी कहाँ से आएगी? तो देखिए हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की एक चेन होती है, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट शुगर फोस्फेट, एंड इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड है एंड इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेसिस लगे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक हेलिकल होता है। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब हमने न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ा था कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होता है, शुगर होती है, इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होता है एंड इस साइड में फोस्फेट लगे होते हैं। ठीक है, फोस्फेट लगे होते हैं। यहाँ पे मैं H लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है, सेकंड कार्बन पे H प्रेजेंट है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड था, कोई सा भी न्यूक्लियोटाइड, मतलब अगर यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, एडेनिन से लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक न्यूक्लियोसाइड बन गया एंड ये 3 फॉस्फेट्स हैं। तो ये अगर दोनों को मिला देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, मतलब इस यूनिट को एंड इस यूनिट को अगर हम मिला देंगे तो ही न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस और इस यूनिट को मिलाने के बाद मतलब शुगर एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनको मिलाते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इनको। ठीक है ना। तो अब देखो होता क्या है, इसको एनर्जी कहां से मिलेगी इनको तोड़ने के लिए? तो एनर्जी मिलती है जब ये दो हाइड्रोजन जो फोस्फेट जो यहाँ पे लगे हैं फोस्फोर, तो इनका जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाए, ये दो हाइड्रोजन निकल जाए, तब ये क्या होगी, यहां से एनर्जी रिलीज होगी एंड वो इसके काम आएगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में यूज की जाएगी। कहां से निकलती है पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड में जो 3 फॉस्फेट हम जोड़ते हैं, स्टार्टिंग में हमने जोड़ना सीखा था किस तरीके से जोड़ते हैं। तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये एनर्जी रिलीज होगी एंड यहाँ पे ये काम में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मोनोफॉस्फेट की ही एक तरीके से वो चेन होती है, जो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं ना। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ये एक न्यूक्लियोटाइड बच गया, इसी तरीके से एक और न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा एंड ये चेन बना लेगा। ठीक है, जो भी इसमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट मोनोफॉस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मोनो मीन्स एक फॉस्फेट। ओके, दो जो फॉस्फेट ग्रुप है वो निकल जाते हैं, 2 फॉस्फोरस निकल जाते हैं यहाँ से। क्लियर है? तो एनर्जी कहां से मिलेगी पता चल गया। एनर्जी फ्रॉम ब्रेकिंग ऑफ 2 फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड बोल सकते हैं। दो फॉस्फोरस के निकल जाने से इसको एनर्जी मिल जाएगी। हेलिकेज समझ में आ गया, जो कि 2 हेलिकल्स को सेपरेट कर रहा है बाय ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। इसको एनर्जी मिलती है कहां से, जब फॉस्फोरस निकलता है। ठीक है, मोनोफॉस्फेट बचता है। तो इस तरीके से हो गया। अब हम सिर्फ इस पार्ट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, अगर मैं इसको बड़ा करके बनाऊं तो कुछ इस तरीके से ये बन गया। ओके, यहाँ से हमने इसको कट कर लिया तो ये हमारे पास रेप्लिकेशन फोर्क आ गया। और भी अगर सिंपल तरीके से हम देखें, खोल लें इसको भी, थोड़ा सा सीधा कर लें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये एक फोर्क बन गया। ये दोनों सिमिलर ही हैं। इसको हमने थोड़ा और अच्छे से खोल दिया, इसके बीच में बेस पेयरिंग होती है। ओके, इस तरीके से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, वो आपस में पेयर करके रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अब देखो, जब हमने किसी चीज को खोला है और ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से है 5' to 3' एंड 3' to 5', इस तरीके से प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, ये क्या है 3', ये हो जाएगा 5', इसके बिल्कुल अगर हम इसको देखेंगे तो ये होगा 3' एंड यहाँ से यहाँ तक ये 5'। सेम ये एंटी पैरेलल है, 5', 3',
5 days एंड 3 days। ओके, इस तरीके से तो हमने इसको काट लिया एंड इसको यहाँ पे ले लिया है। इसको सीधा किया, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसमें बेस पेयरिंग होती है। यहाँ से ये इस तरीके से खुल गया है, ठीक है। हेलिकेज ने अपना काम किया, बॉन्ड्स को ब्रेक किया एंड ये यहाँ से खुल गया। अब ये खुलने के बाद वापस भी तो जुड़ सकता है, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा भी तो हो सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे अगर A प्रेजेंट है तो यहाँ पे T होगा, इसी तरीके से यहाँ पे T होगा, A होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये वापस भी जुड़ ना जाएं, इसके लिए एक प्रोटीन हम नाम याद करेंगे। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें आपको आपके बुक में नहीं गिवन है। इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमने काट दिया, किसकी हेल्प से, हेलिकेज की हेल्प से। अब क्या करेंगे, इनके बीच में दोबारा से पेयरिंग ना हो, मतलब दोबारा से बॉन्ड ना बन जाए, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगा देते हैं। ये प्रोटीन्स लगा देंगे जो इनको पेयर दोबारा नहीं होने देंगे, मतलब इनको अलग रखेंगी। तो इसका नाम मैं बता देती हूं, जैसे ये कैसी प्रोटीन है, SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये लगा देंगे SSB जिसको हम बोलते हैं। तो ये लगाने के बाद ये वापस से नहीं मिल पाएंगे, बिल्कुल सेपरेट हो गए तो सेपरेट ही रहेंगे, इनके बीच में